नमस्कार। कल मैंने आपको ये बताया था कि सूरज भान ने बहुत ही अर्जेंटली बुलाया था शिव प्रकाश को। शिव प्रकाश, अनुज और सुधीर तीनों कुणाल को अपनी किडनैपिंग वाली जगह पे रख के और मोकामा चले गए। मोकामा में सूरज भान ने उनको बताया, पूरी बातें बताई कि किस तरह से ब्रिज बिहारी प्रसाद उनके पीछे पड़े हैं, बाकी लोगों की हत्या हो गई है और उनके ऊपर दबाव है कि वो सरेंडर हो जाएं। सूरज भान ने ये भी बताया कि देखिए, बिहार में सरेंडर करना वो घाटे का सौदा होता है। यूपी की तरह नहीं है कि आप सरेंडर हो जाएंगे, कुछ दिन में ज़मानत हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे, अपना काम शुरू कर देंगे। बड़ी मुश्किल से मैंने पूरा दबाव बनाया है। ऐसे में अगर जेल जाना पड़ गया तो सारा जो उसकी लड़ाई है वो अधूरी रह जाएगी। और जिस हिसाब से ब्रिज बिहारी परसू कर रहा था और एक एक करके हत्या हुई थी, देवेंद्र विधायक की भी हत्या हो गई थी, ऐसे में सरकार और पुलिस बिहार की दोनों ही उसके पीछे पड़ी हुई है। और ब्रिज बिहारी प्रसाद को अगर जल्दी नहीं निपटा दिया गया तो ये बहुत मुश्किल काम होगा उसके लिए। पूरी बात बताई गई। शिव प्रकाश पीजीआई पहुंच गया। वहाँ मोकामा के एक डॉक्टर की मदद से उसी फ्लोर पर जिसमें ब्रिज बिहारी प्रसाद अपना रह रहे थे, इलाज करा रहे थे, मैंने बताया था कि सीबीआई के एक केस में इंडिक्टमेंट के बाद वो पीजीआई में भर्ती हो गए थे। वहीं से अपना सारा कामकाज वो किया करते थे। शिव प्रकाश भर्ती हो गया। उसे ये लगा कि यहाँ पर कोई बहुत हमारे पास कपड़े या और सामान नहीं है। बार बार डॉक्टर चेक करने आते हैं, कभी दिन का टेम्परेचर, सुबह का टेम्परेचर, राउंड वाले डॉक्टर आते हैं। कोई सामान देख के कहीं किसी को डाउट, कोई सामान न देख के किसी को डाउट न हो जाए। उसने सुधीर से कहा कि जाके एक तकिया, चद्दर और उसका पानी रखने की बोतल और ये सब चीज़ें जो मरीज़ के पास होनी चाहिए, ये सब बताइए, जाके वहाँ से ले आओ और लाके इस कमरे में रखो, ताकि ग्लास एक रख लो, अपने लोगों का कुछ सामान ला के रख लो, बैग जो यहाँ पर हैं एक एक करके लेते आओ, असलहे वाला बैग भी ला के ही रखो। इतना सुन के सुधीर अनुज नीचे गए। वहाँ उन्होंने सामान ख़रीदा। सामान ख़रीद के जब वो ऊपर आने लगे तो जो 8-10 लोग वहाँ बंदूक लेके उस कॉरिडोर को ब्लॉक करके रहते थे ब्रिज बिहारी प्रसाद के, उन्होंने उनको रोका और उनसे कहा कहाँ जाना है। उसने बताया साहब ये सामने वाले कमरे में मेरा भाई है, भर्ती है, उसको हार्ट की बहुत गंभीर कोई बीमारी हो गई है, तो उसी के लिए। खैर उन लोगों ने थोड़ी सहानुभूति भी जताई और उन लोगों को जाने दिया। भीतर जाके इन लोगों ने कहा कि भाई अब वहाँ पर हमारी पकड़ रखी हुई है, जो भी है इस काम को जल्दी निपटाना है। सुधीर बहुत ज़्यादा इस मूड में नहीं था। सुधीर के दिमाग में ये था कि पहले वो पकड़ वाली काम निपट जाए, उसके बाद फिर हम इस काम में हाथ लगाएं। लेकिन शिव प्रकाश ने कहा कि नहीं, दादा का काम है, करना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग जानते नहीं हो कि दादा की ये काम करना कितना आवश्यक है। अगर दादा का काम नहीं हुआ तो फिर आगे हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। धीरे धीरे उन लोगों ने 2 दिन में रूटीन पता कर लिया कि नीचे जब इनके लोग, इनके चुनाव क्षेत्र के लोग आते हैं तो ये नीचे उनसे बात करने के लिए जाते हैं। इनकी कुर्सी लगाई जाती है, वहीं पर सारी पंचायत होती है और इसी पंचायत में, इसी भीड़ में ये आसानी होगी कि हम अपना काम कर लें। ये तय पाया गया कि कल जब ये निकलेंगे तो हम कैसे वहाँ पर जाएंगे, कैसे करेंगे, इसका एक बार रेकी करके रिहर्सल करना होगा। जिसको ये लोग कहते हैं कुंडली निकाल ली है, उसको कुंडली को एग्जीक्यूट करना है, राहु केतु की दशा देखनी है, इस तरह की बात ये आपस में करते थे ताकि कोई सुन न सके इसको। ये तय पाया गया कि एक जो अस्पताल वाला कम्बल होता है उस कम्बल को ओढ़ लेंगे। सुधीर और अनुज हाथ में जो ग्लूकोज की बोतल होती है वो उसको हाथ में ले लेंगे
और धीरे धीरे वहाँ से कंबल को सर पे ओढ़ के धीरे धीरे वहाँ और भी मरीज़ जो टहलते रहते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं या जिनको डॉक्टर कहता है कि कुछ देर टहलिए, वो भी वहाँ उस लॉन में अगल बगल कहीं पर टहलते रहते हैं। तो वो उन्होंने तय किया कि जब ये वहाँ बैठे होंगे ब्रिज बिहारी प्रसाद, तो हम लोग ज़रा टहल के देखें कि कहाँ से हम इनको मार पाएंगे, कहाँ से भाग पाएंगे। सब बात पूरी समझने के लिए ये आप समझ सकते हैं कि जुलाई के महीने में, जून जुलाई में अच्छी गर्मी होती है, जुलाई के महीने में लोग वहाँ एडमिट हुए थे। 26 मई को तो किडनैप कर ही लिया था उसको, कुणाल को, और जुलाई के महीने में ये वहाँ पीजीआई के ऑपरेशन के लिए पहुँचे थे। शिव प्रकाश ने वो कम्बल ओढ़ी और धीरे धीरे नीचे आया, मैदान का चक्कर लगाने लगा। इस बीच में उन लोगों ने गिन लिया कि 12-13 राइफलें हैं, 8-10 पुलिस वाले हैं जिनके पास छोटे असलहे हैं, स्टेन गन है, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद बाहर निकलने के लिए दूर में जो उसकी पीजीआई की जो बाउंड्री है वो कितनी ऊंची है और कहाँ से शॉर्टेस्ट तरीके से उस पार अगर कोई गाड़ी खड़ी करा ली जाए तो आराम से भागा जा सकता है। ये सब बात करने के बाद, ये बात करते करते लगभग 3 चक्कर हो गए। 3 चक्कर हो गए। बीच बीच में उसके साथ जो लोग थे उन्होंने पूछा, भाई क्या हो गया, तो बड़ा कम उम्र के लग रहे हैं। बोले भैया इनको एक तो हार्ट का होना ही था और 3 दिन पहले इनको फालिज का अटैक हो गया। पैरालिसिस को फालिज लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, फालिज इनको मार गया है, इसलिए चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर का ये कहना है कि थोड़ा सा चला फिरा के ठीक कर लीजिए ताकि हार्ट के ऑपरेशन में दिक्कत ना हो। ये बात कन्विंसिंग सी थी। लोगों ने बड़ा अफसोस जताया कि अरे भाई तो बड़ा गलत हुआ, पहले से ही इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, उसके बाद फिर फालिज भी मार गया। 3 चक्कर के बाद शिव प्रकाश भीतर पहुंचा। उसने कहा भाई 3 चक्कर तक तो इस भीषण गर्मी में कंबल में पसीने से मैं तरबतर हो गया, ये काम एक ही चक्कर में करना है। अगर एक चक्कर में नहीं हुआ तो ये हो सकता है गर्मी के मारे कंबल गिर पड़े, या फिर जो मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हूँ, हाथ पैर फैला फैला के, अगर वो नॉर्मल चाल चलने लगा और किसी ने नोटिस कर लिया, पोल खुल गई, तो सब लोग मारे जाएंगे। देख लिया था सबने कि कितनी फायर पावर ब्रिज बिहारी प्रसाद के आसपास है। 10 जुलाई 1998 को ये तय पाया गया कि आज हम इस ऑपरेशन को करेंगे। उकता रहे थे शिव प्रकाश और सुधीर कि हमारा टेंडर वहाँ पड़ा हुआ है, बार बार फ़ोन से पूछ भी रहे थे, हालचाल भी ले रहे थे। इसी बीच में हालचाल लेने के क्रम में लड़के से पूछा कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा है कुणाल, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो दूसरी जगह शिफ्ट कराने का इंतज़ाम किया जाए। वहाँ जो इसके लड़के थे उनका नहीं भैया, भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा है, दिन भर रोता है, खाना बड़ी मुश्किल से खाता है और वही अंडरवेयर बनियाइन 20 दिन से पहने हुए है और जिद कर रहा है नहीं। तो उनका ठीक है, नंबर पूछ के तुम लोग चले जाओ और इसकी बनियाइन वहाँ चिन्हट के किसी दुकान से ले आओ, इधर यहाँ आसपास इंदिरा नगर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस के कुत्ते हर तरह से सूंघते रहते हैं, हो सकता है ये दिमाग लगाएं कि कपड़ा लेने के लिए कोई जाएगा, खाना लेने के लिए कोई जाएगा, तो इसलिए कहीं चिन्हट या दूर की मार्केट से जाके इसको ले आओ, महानगर से जाके ले आओ। खैर इस तरह से वो बीच बीच में हालचाल ले रहा था और जाने की जल्दी में था। 10 जुलाई को सुबह इन लोगों ने तय किया कि शिव प्रकाश वहाँ से कंबल ओढ़ के और अनुज उसका जो सलाइन वाटर की बोतल और पाइप ये सब लगा के वहाँ से नीचे उतरेगा और उसके बाद फिर सुधीर सारा असलहा बैग में लेके नीचे आ जाएगा बाथरूम में। शिव प्रकाश भीतर बाथरूम में चला जाएगा, अपना असलहा लगा लेगा और उसके बाद फिर इस बीच में अगर कोई बाथरूम में दूसरा आदमी आ जाता है बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए, टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए, तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के उसको ये बताएगा कि देखो भीतर बहुत ही गंभीर मरीज़ गया है, 2 मिनट में निकल रहा है, उसके बाद आप हो लीजिएगा। बात बिल्कुल यही तय पाई गई। शिव प्रकाश ऊपर से नीचे उतरा, ग्राउंड फ्लोर में जो मैदान है, मैदान के पास वाला जो अस्पताल का बाथरूम था उसमें चला गया। सुधीर पूरा बैग लेके गया। शिव प्रकाश ने अपनी AK-47 कंबल के नीचे छिपाई, .45 के एक पिस्टल अपने कमर में लगाई, ऊपर से कंबल ओढ़ लिया। सुधीर उसको लेके बाहर आ गया और अनुज से ये कहा गया कि अनुज तुम भी भीतर चले जाओ, इसी बैग में अपनी पिस्टल भीतर लगा के तब चले आओ। इस तरह से सब लोग लैस हो गए और ये कहा गया कि ये टहलते टहलते सुधीर उधर चला जाएगा बाउंड्री की तरफ
और सूरजभान से पहले से ही बात हो गई थी कि बाउंड्री के उस तरफ वो एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के पास ये कहा गया कि 2 गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार वाली उधर से लाके रख लिए जाएं और 4-5 लोग उसमें 4 लोग कम से कम और हों, कि अगर ये और असलहे भी हों कि अगर कोई चूक हो जाती है और इसके साथ वाले असलहाधारी फायर करते हैं तो ऐसे में कवर करके इन लोगों को बाहर निकालना है। सूरजभान ने कहा कि मैं स्वयं आऊँगा। सूरजभान, ललन ये दोनों आ गए, गाड़ी में बैठ गए। उनके साथ 3-4 लोग और थे और ये इधर 3 लोग ये थे। ये इस बात का इंतज़ार, वो बाहर टहलते रहे, इस बात का इंतज़ार करते रहे कि बृज बिहारी प्रसाद कब आ जाते हैं। इसी बीच में बृज बिहारी प्रसाद आ गए, कुर्सी पर बैठ गए अपने, उनके साथ फिर वही 10, 12, 15 प्राइवेट असलहाधारी, बाकी पुलिस वाले ये सब थे। शिव प्रकाश दीवार की तरफ से वापस इस तरफ आया और धीरे धीरे सुधीर से कह रहा था कि बाईं तरफ से नज़दीक एकदम चलना। एक आध लोगों ने फिर पूछा कि भैया क्या हुआ, इनका कब ऑपरेशन है। उन्होंने कहा भैया अभी जब तक ये फालिस ठीक नहीं होगा, थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं होगा, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर मना कर रहे हैं। खैर इसी बीच में वो पहला चक्कर ख़त्म करके दूसरा चक्कर जैसे ही शुरू होता है, एकदम पास में जाके और कम्बल फेंक के AK-47 से उसने पूरा बस्ट फायर खोल दिया बृज बिहारी प्रसाद के ऊपर और बृज बिहारी प्रसाद वहीं पर ढेर हो गए। ये गोली चलते ही उनके साथ में जो लोग चल रहे थे वो जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागे, कुछ अस्पताल की बिल्डिंग में घुस गए, कुछ और पीछे की तरफ चले गए। इधर सुधीर और अनुज ये गोली चलाते हुए सीधे बाउंड्री पर पहुँचे और बाउंड्री डांक के और पहुँच गए अपनी गाड़ी पर। वहाँ पर सूरजभान और उनका भतीजा ललन इंतज़ार कर रहा था। ये लोग वहाँ से गाड़ी पर बैठे और गाड़ी पर बैठ के वहाँ से निकल लिए। वहाँ से निकलने के 5 मिनट बाद वहाँ 4-6-10 फायर होने की आवाज़ आई, गोलियों की आवाज़ आई। सुधीर ने पूछा कि भैया उधर गोली चल रही है। उन्होंने कहा देखो पता कर लेना, कल के अखबारों में पढ़ लेना, ये पुलिस वाले गोली चलाए होंगे। अभी बड़े वाले अधिकारी जब आएंगे तो ये पुलिस वाले उनको बताएंगे कि देखिए साहब मैंने तुरंत ही गोली चलाई थी, लेकिन मैं गिर पड़ा था भागते भागते, नहीं तो आज हम मार लिए होते। बोले ये सब किस्सा सुनाने के लिए वहाँ से जाने के बाद अपने अपने असलहों से 2-2, 3-3 गोलियाँ चलाएंगे ताकि इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न हो जाए। और जो मैंने कहा था कि जो आदमी पहली गोली टारगेट पर लगा लेगा वही बादशाह होगा और वही मैदान मारेगा। सामने वाले के पास चाहे 50 राइफलें हों, 50 बंदूकें हों। इस पर सुधीर ने फिर कहा कि भैया मैंने पीछे मुड़ के देखा था कि पुलिस वाले तो कोई नहीं थे, लेकिन प्राइवेट वालों में भी काफ़ी लोग राइफ़ल छोड़ के वहीं ज़मीन पर छोड़ के भाग गए थे। उन्होंने कहा देखिए ये जो घर परिवार के लोग साथ में होते हैं, परेशानी इन्हीं से होती है, क्योंकि ये रिस्क ले लेते हैं। पुलिस से कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उनके VIP को अगर गोली लग गई है तो सबसे पहले पुलिस वाला भागता है, इसलिए उनसे कभी अव्वल तो वो गोली चला नहीं पाएगा कभी। अगर चलाएगा भी तो सब घटना वटना हो जाने के 5-7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो देखेगा अब कोई नहीं है तो हवा में 4-6 फायर मारेगा कि जब अधिकारी लोग आएंगे तो उनको बताने के लिए रहे कि साहब मैंने पीछा किया था और जब यहाँ से निकल रहा था तब मैंने उसको देख के गोली चलाई, लेकिन मिस हो गई, वो इधर से भाग गया, वो उधर से भाग गया। ये किस्सा कहानी ये पुलिस वाले सुनाते हैं, उसके लिए उनको आधार चाहिए होता है। ये कहते कहते ये लोग वहाँ से निकल गए। शिव प्रकाश ने दूसरी गाड़ी में जो सूरजभान थे उनसे कहा कि भाई आप ये गाड़ी लेके जाइए, हमारी दोनों गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई हैं और हम पटना से आगे जो ढाबा है वहाँ पर वेट करेंगे। जो भी आदमी हमारी गाड़ी लेके आएगा उसको हम इस गाड़ी की चाबी दे देंगे, तो इसे आप जल्दी से भेज दीजिए, हम लोग अब यहाँ से जाना चाहते हैं। सूरजभान ने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा काम आपने कर दिया, अब हमारा मैदान बिल्कुल साफ़ है, अब यहाँ मुचहटा लेने वाला कोई नहीं है, सभी धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं और बाकी लोग जो हैं 1-2 अब वो सब अपने कब्ज़े में आ जाएंगे, कोई अब बाहर हमसे नहीं भाग सकता है। थोड़ी देर में सूरजभान अपने यहाँ पहुँच गए, अपने लोगों को बताया इनकी दोनों गाड़ियाँ। शिव प्रकाश ने ये भी कहा कि शिव प्रकाश से सूरजभान ने कहा कि तुम यही गाड़ी लेके चले जाओ। उनका नहीं, ये गाड़ी घटना में इस्तेमाल हुई है, कहीं दूर दराज में पहचानी गई तो मुसीबत हो जाएगी, ये गाड़ी मैं वहीं उसी के हाथ वापस कर दूंगा जो हमारी गाड़ियां लेके आएगा। हुआ भी यही, करीब आधे घंटे इंतज़ार करने के बाद
वो गाड़ी आ गई। इस बीच में शिव प्रकाश, अनुज और सुधीर ये लोग वहाँ बैठे रहे, हंसते रहे कि कैसे मार दिया उसको, और कैसे इतनी फोर्स होने के बाद भी एक एक करके सभी भाग गए। किसी ने न तो विरोध करने की कोशिश की, न किसी ने रिटेलिएट किया। सुधीर चूँकि ज़्यादा मुंह लगा हुआ था, अनुज नई एंट्री थी, तो अनुज बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था, शांतिपूर्वक बैठा रहता था। सुधीर ने पूछा कि दादा ये बताइए, आखिर ये कहीं रुकेगा? हम लोग अपना छोड़ के आए हैं, इतना बड़ा टेंडर, कोई बात हो जाए, अभी पुलिस वैसे ही दबाव बना रही है। तो शिवप्रकाश ने कहा कि देखो ये वर्चस्व की लड़ाई है, और दादा के साथ के बिना ये लड़ाई इसलिए नहीं हो सकती कि हमारे पास अभी उतने असलहे नहीं हैं जितने सूरजभान के पास हैं, और जब तक आप पूरे असलहे न हों, 4-6 आपके पास AK-47 न हो, तब तक तमाम कुकुरमुत्ते सामने खड़े हो जाते हैं विरोध करने के लिए, और फिर बहुत ही असहज स्थिति हो जाती है। इसलिए अब दादा से बात कर ली जाएगी कि अब ये बात ख़त्म हो गई, इनका भी कोई विरोधी नहीं रह गया, और वहाँ हमारे विरोधियों में सिर्फ हरिशंकर तिवारी रह गए हैं, और उनसे भी हम बहुत जल्दी निपट लेंगे, और अब आगे की हम लोग सोचेंगे। सुधीर ने पूछा कि आगे का क्या तय हुआ है? तो उन्होंने कहा देखो, सबसे पहले तो लखनऊ पर कब्ज़ा करना है। लखनऊ में जो ये तरह तरह की नेतागिरी होती है, जब किसी व्यापारी से हम पैसा लेते हैं, तो ये व्यापार मंडल वाले जो कभी हजरतगंज जाम कर देते हैं, कभी मुख्यमंत्री के कार्यालय का घेराव करने लगते हैं, तो ये सब इनको पहले ठीक करना है। और दूसरे ये है कि बनिया से पैसा, हमें पैसे की कमी, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम हमें बनानी है कि हमें ये वहाँ का बड़ा सेठ और लाला पैसा देता रहे। तो उसने कहा कि भैया आपके कहने से पैसा तो मिल गया। बोले नहीं, ये पैसे, इतने पैसे से बात नहीं, कितनी मशक्क़त करनी पड़ी, वो कुंडली निकालने वाले को भेजना पड़ा, कुंडली निकालने वाला गया और वो वहाँ से कुंडली निकाल के लाया। बात बात पर हम लोग समय लेते रहे, उसको समय देते रहे। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बात ऐसी होनी चाहिए, सिक्का ऐसा चलना चाहिए कि जिसको फ़ोन कर दीजिए वो पैसा ला के दे दे। तो सुधीर ने कहा कि भैया ऐसा तो संभव नहीं है कि आप जिसको फ़ोन करेंगे। बोले बिल्कुल संभव है, तुम पता करने लाए, ये जितने बनिया हैं ये अपने सभासद को, अपने विधायक को, व्यापार मंडल के नेताओं को, सेल्स टैक्स वालों को, पुलिस वालों को, मोहल्ले के छुटभइये नेताओं को, सबको पैसा देते हैं। और काफ़ी बड़ा हिस्सा, क्योंकि जिसको इसको धमकाया गया वो यही कहता साहब बड़ा खर्चा हो जाता, पैसा बचता नहीं है। कितने भी बड़े बनिया को, लाला को फ़ोन किया गया, वो यही कहता है कि साहब बहुत बढ़ जाता है। तो एक तो ये जितने लोगों को ये पैसा बांटते हैं, ये पैसा बांटना बंद करना होगा, और ये सारा पैसा सीधे हम लोगों को लेना होगा। देखिए ये वर्चस्व की लड़ाई है सुधीर, इसको अच्छी तरह समझ लो। रास्ते में चाहे पुलिस वाला हो, चाहे नेता हो, चाहे गुंडा हो, चाहे कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, रास्ते में जो आएगा 2-1 बार उसको समझाया जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप इनका इनकम का सोर्स बंद करेंगे, जिनको ये बनिया देते हैं, ये बिलबिलाएंगे, बनिया को दबाएंगे, तो वो भागेगा, चिल्लाएगा। तो उन्हें 2-4 बार समझाना पड़ेगा। नहीं समझते हैं तो खोपड़ी में आप इनकी भी गोलियां उतार दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, आपका सिक्का जम जाएगा, फिर आपसे कोई नहीं बोलेगा। फिर आप अपना जब भी फ़ोन कर देंगे, आपके पास पैसा ये बनिया लोग पहुंचा देंगे। तो बोले इससे क्या होगा? बोले पैसा जब इकट्ठा हो जाएगा, अब हम और दादा ने बैठ के बातचीत की है कि हम लोग अगले इलेक्शन में, इलेक्शन नज़दीक था, अगले इलेक्शन में हम लोग अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अगर 10 कैंडिडेट हमारे, 10-15 कैंडिडेट और 10-15 कैंडिडेट सूरजभान दादा के जीत जाते हैं, तो फिर बिना हमारे कोई सरकार नहीं बनेगी। शिवप्रकाश ने कहा कि भैया आपने तो बड़ी दूर की सोच रखी है। उन्होंने कहा आखिर ये मारकाट कब तक करते रहेंगे, इसका भी तो अंत होना है। ये जितना उस वहाँ तक पहुँचने के लिए, विधायकी तक पहुँचने के लिए, सांसदी तक पहुँचने के लिए जितना ज़रूरी है उतना कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे ये काम ख़त्म हो गया है, सब चीज़ें कब्ज़े में आ गई हैं। अब इलेक्शन की तैयारी हम लोगों को करनी पड़ेगी। सुधीर ने पूछा कि भैया इसमें तो बहुत पैसा खर्च होगा, इतना पैसा आएगा कहाँ से? उन्होंने कहा ये बनिया ही देंगे पैसा, यही वैसे भी नेताओं के लिए भीड़ इकट्ठा करते हैं, ये पैसा खर्चा करते हैं, ये
जितनी सभा करवाने का जितना जिम्मा होता है सब इन्हीं लालाओं के ऊपर होता है। यही पब्लिक को ले आते हैं। पब्लिक तो दिहाड़ी मजदूर है, आप दिन भर की दिहाड़ी इनको दे दीजिए, दिन भर खड़ा रखिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद करती रहेगी। बोले इस बात को समझो। ये सब बात होती रही। इसी बीच में वो गाड़ी आ गई और सूरज भान वाली गाड़ी की चाबी उस गाड़ी वाले को जो इनकी गाड़ी लेके आया था उसको दे दी और ये लोग अपनी गाड़ी से वहाँ लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। देर रात में ये लखनऊ पहुँचे। वहाँ से पहले लड़कों से हालचाल लिया कि क्या हालचाल है वहाँ पर, सब ठीक है कि नहीं है। तो ये बताया गया कि हाँ सब ठीक है, आसपास चेक कर लीजिए। दूसरा ये था कि उसको भूल गया था कि वहाँ से निकलते समय गाड़ी में कहाँ की नंबर प्लेट लगी थी। तो उसे बताया गया उस समय दिल्ली की नंबर प्लेट लगी हुई थी। तो अब उसमें यूपी की नंबर प्लेट कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर लगा ली जाए तो रास्ते में चेक होने की संभावना बहुत कम है। ये नंबर प्लेट लगा के ये लोग वहाँ से सीधे अपने इंदिरा नगर वाले आवास पर तीनों लोग पहुँच गए। जाते ही उसने कुणाल का हाल चाल लिया, कुणाल से पूछा और फिर उससे कहा कि भाई अब तो काफ़ी टाइम हो गया, महीनों हो गए हैं, अब अपने घर वालों से कहो पैसा दे देने, मैं तुम्हें मार दूंगा। अब हम लोग बहुत परेशान हैं और हम अब ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें पैसों की ज़रूरत है, हम बड़ा ऑपरेशन करके आए हैं, हम इतना देर तक वेट नहीं कर सकते। फिर बातचीत शुरू हुई। जो कुणाल के ससुराल वाले हैं कानपुर में, बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, उनसे बातचीत शुरू हुई और काफ़ी टाइम हो चुका था। पैसे क्या तय तमाम हुआ, कितना पैसा लेना है और पैसा कहाँ लेना है ये बहुत ज़रूरी था। तब तक अखबारों में जो भद्द हो सकती थी वो भद्द पिट रही थी। ये तय हुआ कि फैज़ाबाद में ये पैसा हम देंगे। फैज़ाबाद में एक पूर्व सांसद हैं, उनका होटल है, अम्बेडकर नगर के पूर्व सांसद हैं, वहीं पर तय पाया गया कि ये पैसा हमारा डिलीवर होगा। पैसा डिलीवर हुआ और वो छोड़ दिया गया। इसी बीच में ब्रिजबिहारी प्रसाद की हत्या के बहुत ही दूरगामी परिणाम होने ही थे बिहार में, वो हुए भी। और ये सूचना मिल गई कि वहाँ पर जो हत्या हुई है संभवतः वो हत्या श्री प्रकाश और उसके लोगों ने की है। ये सूचना जैसे ही मिली हम लोगों से ये कहा गया कि हम लोग वहाँ पहुँच जाएँ बिहार, पटना में। पटना पुलिस भी बहुत परेशान हो गई थी। आप समझ सकते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के सबसे नज़दीक का आदमी, जो अभी तक नंबर 2 का मंत्री रहा हो और सीबीआई के चार्जशीट लगने के साथ उसे हटाया गया हो, लेकिन तब भी वो बहुत पावरफुल था, उसकी हत्या हो जाए। सारे लोग हम लोग यहाँ से चले, पटना पहुँचे। पटना में हम लोगों को पटना के बीच में वो जो जीव जंतु उद्यान है, प्राणी उद्यान है या फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा सा कैंपस है, उसके गेस्ट हाउस में रुकवाया गया और ये कहा गया कि साहब आप लोगों को यहाँ लोग पहचान सकते हैं या आप लोगों के बारे में ये जानकारी है कि आप लोग पीछा कर रहे हैं। अभी हाल उसका आनंद पांडे को भी आप लोगों ने मारा है, मोकामा में भी आपकी रेड हुई है, इसलिए थोड़ा सा संभल के आप यहीं रहिए। और सारी जो लोग इस मौके पर गए थे या जिनको इसके बारे में जानकारी है वो आपको यहाँ आके सारी बात बता देंगे कि ये घटना ब्रिजबिहारी प्रसाद वाली कैसे हुई है और कहाँ से हुई है। वहीं पर हम लोग रहे। फिर 2 दिन तक ये पता लगता रहा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। ये तय हो गया कि इसमें सूरज भान से ज़्यादा जानकारी हो सकती है। सूरज भान के लिए बिहार पुलिस ने बहुत प्रयास किया लेकिन सूरज भान हाथ नहीं आया। लेकिन वहाँ जाने पर ये लगभग तय हो गया कि श्री प्रकाश भी इस घटना में रहा है और श्री प्रकाश के साथ वाले हैं। लेकिन ये ताज्जुब की बात थी कि एक अपहृत व्यक्ति को छोड़कर वहाँ और उसकी डीलिंग को छोड़ के यहाँ आके उसने इतनी बड़ी हत्या कर दी। इस हत्या का वहाँ बिहार की राजनीति पर असर भी पड़ना था और बहुत पुलिस वहाँ की बहुत दबाव में आ गई। जो उस समय के आईजी पटना साहब थे वो वहीं आ गए, अरुण कुमार साहब से उन्होंने बात की। इसी बीच में एक बात और पता लगी। बात यूँ पता लगी कि श्री प्रकाश यानी जो आदमी वहाँ भर्ती था उसने वहाँ की एक रेजिडेंट डॉक्टर थी जो मोकामा वाले डॉक्टर के चैम्बर में 2-3 बार दिखाई पड़ी थी, उसके बारे में श्री प्रकाश ने पता कराना शुरू किया कि वो कौन महिला है। एक आध बार उसको रोकने की भी कोशिश की उसने, लेकिन वो महिला डॉक्टर रुकी नहीं।
एक जगह सूरजभान के आदमियों ने उसका नाम पता जानने की कोशिश की तो भी उसका बहुत पता नहीं लगा। बाद में उसका नंबर निकालने पर यह पता लगा कि पप्पू यादव से या तो उनकी बहन है या उनसे कोई रिलेटेड महिला है। शिव प्रकाश ने पप्पू यादव को भी फ़ोन किया। उस महिला डॉक्टर ने यह बताया कि खबरदार तुम्हारा दिमाग ना ख़राब हो, मेरा भाई फला फला है। तो उसको ये बताया शिव प्रकाश ने कि उसको बता देना कि शिव प्रकाश शुक्ला हूँ मैं। आईजी साहब आए, उन्होंने बताया कि साहब वो तो जो ब्रिजबिहारी प्रसाद का हुआ जो हुआ, ये अब अगला नंबर हमको लगता है पप्पू यादव का है। पप्पू यादव बहुत परेशान है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि कुछ भी हो इस आदमी को जल्दी से अरेस्ट करना है, क्योंकि इसने जो है अब एकदम बिल्कुल तमाशा मचा रखा है। इसी बीच में एसएसपी साहब ने, अरुण कुमार साहब ने बताया कि पप्पू यादव ने भी उनसे संपर्क किया, गेस्ट हाउस तक भी आए कि साहब अब तो बिल्कुल उसने हद ही कर दी है, फ़ोन करके गाली देता है वो, और आप लोगों के सिवाय ऐसा और कोई उसको न्यूट्रलाइज़ नहीं कर सकता और उसको पकड़ नहीं सकता। आप इसमें जितनी मदद हमारी आवश्यकता हो आप बताइए। तो इतना उसने शिव प्रकाश ने इतना वहाँ पे जो बाहुबली लोग थे उनके दिमाग में इतनी दहशत पैदा कर दी थी। ये हम लोगों को पटना में वहाँ अपने स्टे के दरमियान ये बात पता लगी। बाद में आगे पूरा डिटेल भी इसका पता लग गया कि बात क्या हुई थी। और शिव प्रकाश की जैसी आदत थी कि वो कोई लड़की कोई महिला कहीं देख ले उसका पीछा करता था, वो उसको पता करता था कहाँ की रहने वाली है, क्या टेलीफ़ोन नंबर है, उनके घर वालों को डराता था, धमकाता था। और जैसी उसकी आदत थी बहुत ही नीच हरकतें करने की, और बहुत ही जैसे वो कहते हैं ना कि उसका दिमाग में जो है नीचता का कीड़ा था। तो इससे लोग परेशान थे, इससे लोग डरे हुए थे। और अब धीरे धीरे बिहार में शिव प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों का सिक्का इस बात के लिए चलने लगा था कि वो सूरजभान के साथ वो रहता है और सूरजभान के लिए वो काम करता है। उसका फायर पावर बहुत स्ट्रांग हो गया है और बहुत ही हिम्मती आदमी है। वहाँ 3-4 दिन तक हम लोग टिके रहे, जितने नंबर मिल सकते थे नंबर इकट्ठा किए गए। वहीं पीजीआई के डॉक्टरों से पूछताछ की गई सबसे कि आखिरकार किस कमरे में रुका हुआ था, क्या कह के भर्ती हुआ था, डॉक्टर्स का क्या कहना है, किसने उसके लिए रिकमेंड किया था। ये बात तो पता लग गई कि मोकामा के किसी डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था, लेकिन डॉक्टर्स से बहुत ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ नहीं की जा सकती थी। वहाँ पर पुलिस के शीर्ष अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि साहब डॉक्टरों पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप सख्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़रा सी बात में ये फिर सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे चले जाते हैं, और पीजीआई का बंद होना ये बड़ा दबाव होता है सरकार के लिए। तो अब जितनी बात ये बता रहे हैं, अगर कोई बहुत अच्छा सबूत हो, कोई बहुत अच्छी आपके पास सूचना हो, तभी आप उसको कन्फ्रंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनसे कोई आप बहुत चीज़ें ज़बरदस्ती या दबाव बना के नहीं निकाल सकते हैं। तो इतने दिन तक हमें फिर वही ढाक के 3 पात, हम शिव प्रकाश की कोई बहुत कंक्रीट सूचना नहीं मिल पाई हमें। और वहाँ से सारे लोग, हम पूरी टीम हमारी और हमारे एसएसपी साहब, हम लोग वापस लखनऊ की तरफ चले आए। आज के लिए इतना ही। कल बाकी आगे के इसके ऑपरेशन और फिर उसके बाद हम लोग कहाँ कहाँ गए उसकी खोज में, इसके बारे में हम आपको बताएंगे शेष अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद।